गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी की फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये जानेंगे कि मानव पाचन तंत्र की हमें जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मनुष्य या फिर जो जंतु है वो विषमपोषी प्रकार के प्राणी हैं जो अपना भोजन किससे लेते हैं? पादपों से लेते हैं। वो भोजन इनटेक करने के बाद या हमारे शरीर में जाने के बाद एज इट इज काम में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही जटिल फॉर्म में होता है। तो उस जटिल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में या सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पाचन की। तो वो पाचन की प्रोसेस के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम विकसित हुआ है। उस सिस्टम का विकास हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। और ये प्रोसेस एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा होती है, अर्थात जो जटिल पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है एंजाइमेटिक प्रोसेस द्वारा। तो किस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती है और किसे पाचन बोलते हैं, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो पाचन की डेफिनेशन। पाचन क्या होता है? पाचन को बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेशन। डाइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अवयवों को एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य अवयवों में बदला जाता है। उसे क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे दोस्तों। और इस प्रोसेस में जो तंत्र या जो भी सिस्टम बना है उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। इस प्रक्रिया में जो तंत्र निर्मित होता है उसे क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और दोस्तों, पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर शामिल है या कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो पाचन तंत्र इज इक्वल टू हो जाएगा आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां हमारे शरीर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुंडलित होती है, पेशीय संरचना होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आहार नाल। और दूसरी होती है आहार नाल में कुछ स्त्राव डालने वाली ग्लैंड्स जो आहार नाल के आसपास पाई जाती हैं।
उन्हें क्या बोलेंगे? पाचन ग्रंथियां। और इनका क्या रोल होता है? पाचन में कुछ न कुछ रोल होता है, अर्थात उस भोजन को डाइजेस्ट कराने में रोल होता है। इसलिए ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेगी? पाचन तंत्र का निर्माण करेगी। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले आहार नाल की या एलिमेंट्री कैनाल की। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसमें कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित है या इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम आहार नाल की, तो आहार नाल हमारे शरीर में कहाँ से लेकर के कहाँ तक विस्तृत होती है? तो इसका आंसर होगा कि आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। आहार नाल यह कुंडलित पेशीय व नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना होती है जो कहां से कहां तक पाई जाती है? मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है। ये हो गई आहार नाल की स्थिति कि ये कहां से लेकर के कहां तक होती है, इसकी लोकेशन हो गई दोस्तों। अब हम अगर बात करें आगे इसकी लंबाई की, तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है 4.5 मीटर। और दोस्तों ये लंबाई बताई गई है वो वयस्क मनुष्य की बताई गई है और जीवित अवस्था में बताई गई है। बात करें मृत्यु के पश्चात तो इसकी लंबाई बढ़कर के 6.8 मीटर हो जाती है लगभग। तो दोस्तों ऐसा क्यों? देखिए जीवित अवस्था में तो लंबाई इसकी 4 मीटर के आसपास है या 4.5 मीटर है, और वही आहार नाल मृत्यु के पश्चात कितनी हो जाती है? 6.8 मीटर लेंथ वाली हो जाती है। तो इसका क्या रीजन है? दोस्तों आहार नाल शरीर में कुंडलित संरचना है और इसमें वलन पाए जाते हैं, इसमें फोल्डिंग पाई जाती है। उस फोल्डिंग को कौन मेंटेन करता है? मसल्स मेंटेन करती है। तो डेथ के पश्चात मनुष्य की मसल्स क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है और उस स्थिति में फोल्डिंग क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। तो फिर जाहिर सी बात है आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है। तो मनुष्य की जीवित अवस्था में इसकी लंबाई कितनी होगी? मनुष्य में जीवित अवस्था में लंबाई कितनी होगी? 4.5 मीटर। और मृत्यु के पश्चात वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई बढ़कर के कितनी हो जाती है? 6.8 मीटर हो जाती है। इसका कारण हमने देख लिया दोस्तों। एक और क्वेश्चन आता है, शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों की अगर हम तुलना करें तो शाकाहारी प्राणियों की जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई मांसाहारी प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो शाकाहारी प्राणी है उनमें सेल्यूलोज का पाचन या उनके जो भोजन का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए हमें लंबा सिस्टम चाहिए या इसका पाचन देरी से होता है दोस्तों। जबकि जो मांसाहारी प्राणी है उनका जो भोजन है
उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात प्रोटीन रिच फूड होता है। तो उसका पाचन क्या है, इजीली हो जाएगा। उसका पाचन क्या होता है, इजीली हो जाएगा। इसलिए शाकाहारी प्राणियों की आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में क्या होती है, लंबी होती है। शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में क्या होती है, लंबी होती है। अब बात करें आहार नाल की संरचना की, तो दोस्तों आहार नाल की संरचना इस प्रकार होती है। जो मनुष्य शरीर में आहार नाल व्यवस्थित होती है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है दोस्तों। और इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मनुष्य का क्या है, मुख वाला भाग है। इसे क्या बोलेंगे, मुख, जो कि क्या है, आहार नाल की ओपनिंग होती है। जो ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है क्या कहलाएगी, मुख कहलाएगी। और सबसे नीचे वाली जो ओपनिंग है उसे क्या बोलेंगे, गुदा बोलेंगे। तो आहार नाल का विस्तार हमने कहां से लेकर कहां तक देखा था, मुख से लेकर के गुदा तक देखा था। तो मुख और गुदा इसकी दो फर्स्ट एंड लास्ट बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ये जो खुला स्पेस नुमा भाग दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये कौन सा भाग हो जाता है, मुख गुहा। इसे बोलते हैं बक्कल केविटी। और इसके बाद दोस्तों ये इसके आगे का थोड़ा भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। इसे बोलते हैं ग्रसनी। और इसके आगे का ये पूरा ट्यूब लाइक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, ग्रास नाल कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम होता है ग्रसिका। और इसके बाद आहार नाल का अस्थायी रूप से भोजन स्टोरेज की थैली है ये, इसे हम क्या नाम देंगे, आमाशय नाम देंगे दोस्तों। और यहीं पर फूड क्या है, अस्थायी रूप से पड़ा रहेगा। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो वो धीरे धीरे या सर्वप्रथम कहाँ जाकर के इकट्ठा होएगा, आमाशय में इकट्ठा होएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास दो स्ट्रक्चर आती है, आहार नाल में दो स्ट्रक्चर आती है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। तो यहाँ से लेकर के आमाशय के बाद की जो ये पतली कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर पूरी कुंडलित संरचना होती है, वो क्या कहलाएगी, यहाँ तक की जो कुंडलित संरचना है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है छोटी आंत्र। उसे क्या कहते हैं, छोटी आंत्र। और छोटी आंत्र लगभग 3 फीट लंबाई की, 3 मीटर लंबाई की होती है दोस्तों, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। सर्वप्रथम जो पहला पार्ट होता है उस पार्ट को, जो यू आकार का पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, उस पार्ट को हम ग्रहणी कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रहणी, जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे वाला भाग होता है शुद्रांत्र, और शुद्रांत्र के आगे वाला भाग होता है अग्र शुद्रांत्र, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और उसके बाद जो दोस्तों ये ज्यादा मोटी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ये वलन पाए दिखाया आपको दे रहे होंगे, आंत्र वलन, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये यहां से लेकर के पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, बड़ी आंत्र कहलाएगी। और बड़ी आंत्र कहां से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, यहां से स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी आंत्र ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा, बड़ी आंत्र कहलाएगा। तो बड़ी आंत्र के भी 3 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों।
बड़ी आंत्र के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सीकम, उसके बाद कॉलोन वाला पार्ट आता है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कॉलोन कहलाएगा। और कॉलोन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाता है, जहां पर के मल या सीकम, ये मल या फीसेस क्या होता है, स्टोर होता है, उसे बोलते हैं हम मलाशय या रेक्टम। इसका दूसरा नाम हो जाएगा रेक्टम। और अंत में जो लास्ट पार्ट हमने देखा है वो क्या है, गुदा। इसी के साथ दोस्तों मनुष्य में आहार नाल में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के जंक्शन पॉइंट पे पाई जाती है। अंगुली नुमा संरचना होती है और मनुष्य में अवशेषी होती है। इस संरचना को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कृमि रूपी परिशेषिका, इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, कृमि रूपी परिशेषिका। तो अब इन सारे भागों का वर्णन हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आहार नाल के भाग, तो इसके निम्न भाग होंगे। सबसे पहला भाग होता है मुख, जिसे क्या बोलते हैं, माउथ। सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा, सेकंड पार्ट होगा मुख गुहा। और इस मुख गुहा में 2-3 स्ट्रक्चर मिलती है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसका नाम होता है बक्कल केविटी। तीसरा पार्ट होता है आहार नाल का ग्रसनी, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। चौथा पार्ट क्या कहलाएगा, ग्रासनाल कहलाएगा दोस्तों, और इसे बोलते हैं इजोफेगस। इजोफेगस। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है आमाशय, स्टमक जिसे बोलते हैं। सिक्स्थ पार्ट छोटी आंत्र वाला भाग होता है, छोटी आंत्र। और इस पार्ट के, इसके कितने पार्ट हो जाते हैं, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम ग्रहणी, क्षुद्रांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र। इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा, इसे बोलते हैं ड्यूओडेनम, इसे बोलते हैं जेजुनम, और इसका नाम हो जाएगा इलियम। इलियम में दोस्तों मीनिंग याद रखना है, क्योंकि AILEUM पाचन तंत्र से संबंधित है और छोटी आंत्र का भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्र क्षुद्रांत्र बोलते हैं। और दोस्तों एक और मीनिंग होती है ILLEUM। ये क्या है, हमारे शरीर में एक प्रकार की बोन होती है। ये क्या होती है, बोन होती है, बोन या अस्थि है। और कहाँ पाई जाती है, श्रोणी मेखला में पाई जाती है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, ILLEUM। तो इलियम वर्ड दो चीजों के लिए आता है। एक तो है छोटी आंत्र का भाग, जिसकी मीनिंग होती है ILEUM, और एक होती है बोन, जो श्रोणी मेखला में पाई जाती है, और उस बोन का नाम क्या है, हिप बोन। वो क्या है, हिप बोन। और हिप बोन
हिप बोन का निर्माण इन 3 अस्थियों से होती है, जिसमें एक आती है इलियम, दूसरी होती है स्चियम और एक होती है प्यूबिस। इलियम, स्चियम और प्यूबिस मिलकर के किसका निर्माण करेगी? हिप बोन का निर्माण करेगी। तो याद रखना है। अगर आगे बात करें बड़ी आंत्र की, तो बड़ी आंत्र, इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? सीकम, दूसरा है कोलोन, और आगे वाला पार्ट होता है रेक्टम या मलाशय। और कोलोन के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। उससे पहले हम 8वां और अंतिम भाग पढ़ेंगे, गुदा। और कोलोन के भी 3 पार्ट यहां पर देख लेते हैं। चलिए, जब कोलोन की बात आएगी तब देखेंगे दोस्तों। तो कोलोन, सीकम और रेक्टम ये क्या है? बड़ी आंत्र का हिस्सा है। और गुदा ये आहार नाल का अंतिम भाग कहलाएगा। तो ये है आहार नाल के भाग। अब हम बारी बारी से एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा पार्ट हो जाएगा क्या? मुख। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा? मुख। मुख ऊपरी और नीचे वाली जो अस्थि है, जबड़े में 2 अस्थियां हैं। यहाँ मुख में ऊपर वाली अस्थि क्या कहलाएगी? मैक्सिला, और नीचे वाली अस्थि मैंडिबल कहलाएगी दोस्तों। तो मैक्सिला में ऊपरी ओष्ठ और मैंडिबल में जो निचले वाला ओष्ठ होता है, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ द्वारा निर्मित संरचना क्या कहलाएगी? मुख कहलाएगी। तो 2 ओष्ठों द्वारा निर्मित संरचना क्या है? मुख कहलाएगी। और ये क्या है? एक पेशीय संरचना होती है। ओष्ठ क्या है? पेशीय संरचना होती है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स पाई जाती है यहाँ पर। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो है मुख है। इसे हम किसी भी कमरे का द्वार मान सकते हैं। अगर हम मुख और मुख गुहा की बात करें तो इन दोनों को एक कमरा मान सकते हैं। और कमरे का गेट किसे मानेंगे? मुख को मानेंगे। और मुख गुहा क्या हो जाएगा? कमरे का शेष भाग हो जाएगा दोस्तों। तो मुख क्या होता है? ऊपरी और निचले, ऊपरी और निचले ओष्ठ से घिरी संरचना क्या कहलाएगी? मुख कहलाएगी। और ये क्या है? ओष्ठ क्या है? पेशीय संरचना होती है दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा क्या कहलाएगा? मुख गुहा कहलाएगा। मुख गुहा या बक्कल केविटी। और इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं। तो मुख गुहा की बात करें या इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें, तो जो इसका जो साइड वाला भाग है या साइड की बाउंड्री क्या बनाएगी? गाल की पेशियों द्वारा निर्मित होगी। या जो गाल की भित्तियां है वो क्या होगी? मुख गुहा की पार्श्व की बाउंड्रीज हो जाएगी, पार्श्व की सीमा हो जाएगी। और ऊपरी भाग की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या पाया जाएगा? तालू पाया जाएगा या पेलेट पाया जाएगा। और पेलेट भी क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। आगे वाला जो पेलेट होता है वो होता है हार्ड पेलेट, और पीछे वाला जो पेलेट का भाग होता है वो क्या कहलाएगा? सॉफ्ट पेलेट कहलाएगा। और नीचे पेशीय संरचना होती है जो इसकी फर्श का निर्माण करेगी, उसे क्या बोलेंगे? जिह्वा बोलेंगे दोस्तों। और जिह्वा क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मुख गुहा की बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो पार्श्व में क्या होगा? पार्श्व में गाल की पेशियां, ठीक है। और ऊपर क्या होगा? तालू या पैलेट, जो किसका निर्माण करेगा? छत का निर्माण करेगा। जैसे एक कमरे में छत होती है
तो इसी तरीके से मुख्य गुहा की छत क्या कहलाएगी? तालू कहलाएगी। और कमरे की फर्श या निचला भाग नीचे की ओर क्या हो गई? जीवा हो गई। अब दोस्तों मुख्य गुहा में एक और सबसे महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, उस संरचना का नाम है दांत। क्या? दांत। मुख में दांत पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दांत की कि दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, सब कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मुख्य गुहा में क्या होगा? सबसे पहले तो देखेंगे मुख्य गुहा में क्या क्या होगा। मुख्य गुहा में संरचनाएं कौन कौन सी होगी? मेन संरचनाएं जो हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, दूसरी चीज पढ़ेंगे दांत, दांत के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक चीज है जीवा। इन तीन संरचनाओं के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। लार ग्रंथियां क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या काम है, और दांत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जीवा क्या है और किस प्रकार व्यवस्थित होती है, क्या काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों की या टीथ की बारे में। टीथ मनुष्य में भोजन को चबाने के लिए, भोजन को काटने, चबाने व चीरने फाड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है दांत। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप के दांत होंगे कृतनक, दूसरे होंगे रदनक, तीसरे टाइप के होंगे अग्रचवर्णक, फोर्थ टाइप के होंगे चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। कृतनक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, रदनक को बोलते हैं केनाइन, अग्रचवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर और चवर्णक को बोलते हैं मोलर। और दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, अर्थात अगर एक प्रकार के दांत होते, जैसे सभी कृतनक टाइप के होते, तो उसे बोलते हैं समदंती प्रकार के की दांत व्यवस्था। तो मनुष्य में किस प्रकार के दांत होंगे? मनुष्य में विषम दंती दांत होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए। इनके प्रकार पढ़ लिए दोस्तों। अब हम इनकी संख्या या फिर इनका कार्य देखेंगे। सबसे पहले कृतनक का क्या कार्य है, अलग अलग कार्य देखेंगे। कृतनक का कार्य होता है काटना। जो इंसीजर कार्य करता है वो क्या कार्य करेगा? काटने का कार्य करेगा। दोस्तों जो दूध पीता बच्चा होता है, या सबसे पहले बच्चे में जन्म के पश्चात दांत आएंगे, और जो दांत सबसे पहले आएंगे उन दांतों को क्या कहेंगे? कृतनक दांत कहेंगे। और कृतनक दांत, या फिर बात करें छोटे बच्चे की, तो छोटा बच्चा मुंह में अंगुली दोगे तो सबसे पहले क्या काम करेगा? काटने का काम करेगा। तो आएंगे उसके इंसीजर दांत, जिनका कार्य क्या है? काटना। तो छोटे बच्चे से याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन से प्रकार के दांत आते हैं? कृतनक प्रकार के दांत आते हैं।
और वो क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। दूसरा है रदनक, ये काम करेंगे चीरने फाड़ने का। चीरना और फाड़ना, इसका क्या काम हो जाएगा? चीरना और फाड़ना। तीसरे अग्र चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं, इनका काम और चवर्णक का काम सेम है, दोनों क्या काम करेंगे? चबाने का कार्य करेंगे। तो ये है दांत और इनके प्रकार। अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले की और इनकी संख्या की। तो दोस्तों, इनकी संख्या वैसे तो क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और इनमें बात करें दांतों की बारे में, अगर छोटे बच्चे की या जो 7-8 साल का बच्चा होता है उसमें पूरे दांत नहीं आ पाते हैं, उसमें लगभग 20 दांत आएंगे और फिर वो दांत क्या होते हैं? वापस टूटना स्टार्ट हो जाते हैं या गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक बार पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। अर्थात मनुष्य में जो स्टार्टिंग में, जन्म से लेकर के स्टार्टिंग में जो दांत आएंगे उन दांतों को बोलेंगे अस्थायी दांत, और वो गिरने के पश्चात पुनः जो दांत आएंगे उन्हें बोलेंगे हम स्थायी दांत। उन्हें क्या बोलेंगे? स्थायी दांत। तो दांतों का अगर हम विभाजन करें, सबसे पहले तो मनुष्य में दांतों की ये देख लेते हैं। मनुष्य है द्विबारदंती डाइफोडोंट। डाइफोडोंट या द्विबारदंती, गर्तदंती थीकोडोंट, वह विषमदंती प्राणी है। विषमदंती हेटेरोडोंट। ये 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको। मनुष्य द्विबारदंती, गर्तदंती और विषमदंती प्राणी है। अर्थात सबसे पहली टर्म द्विबारदंती, अर्थात मनुष्य में जीवन काल में दांत कितने बार आएंगे? 2 बार आएंगे। दांतों का जन्म कितनी बार होगा? 2 बार होगा। इसलिए ये क्या है? द्विज है या द्विबारदंती है, जिन्हें क्या बोलेंगे? डाइफोडोंट। दूसरा गर्तदंती। गर्तदंती मीन्स होता है गर्त में धसे हुए। तो दांतों का जो विन्यास होगा वो गर्त में धसा हुआ होगा, अर्थात जो नीचे की अस्थि मैंडिबल है और ऊपर वाली अस्थि मैक्सिला है उसमें धसे हुए होते हैं। कौन? दांत धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। तीसरा, अभी अभी हमने देखा मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट या विषम दंती। बात करते हैं द्विबारदंती में। विषम दंती की बात हो गई, अब बात करेंगे द्विबारदंती में। तो द्विबारदंती कैसे है? तो 2 प्रकार के दांत होंगे, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 20। और बाकी कितने बचे दांत? बाकी बचे दांत 12। तो ये परमानेंट दांत है, ये एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं उगेंगे दोस्तों, और ये स्टार्टिंग में टूट जाए तो दोबारा आ जाते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई दोस्तों। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब अगर हम बात करें ये अस्थायी दांतों की, तो इनका एक और नाम होता है दूध के दांत, मिल्क टीथ। दूध के दांत क्यों बोला? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं? दूध ही भोजन के रूप में लेते हैं। उसके बाद धीरे 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 क्या है?
थोड़ा थोड़ा भोजन स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो दांत होंगे अपरिपक्व या छोटे, या फिर कहने का मतलब है अस्थायी होते हैं, जो संख्या में 20 होते हैं, और वो क्या होते हैं, झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और दोबारा उनकी उत्पत्ति होती है। तो 20 तो वैसे के वैसे ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद और विकसित होंगे, जैसे जैसे बड़ा होगा मनुष्य तो उसमें 12 प्रकार के दांत और आएंगे। अब 12 दांत और आएंगे जिन्हें हम स्थायी दांत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें अस्थायी दांतों का दंत सूत्र की, तो अब हम इनका दंत सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले अस्थायी दांतों का, या बच्चों में दांत, अस्थायी दांत होंगे, कितने होंगे, 20 होंगे। इनमें दंत सूत्र क्या होगा, दंत सूत्र होगा इंसाइजर इज इक्वल टू कैनाइन इज इक्वल टू प्री मोलर इज इक्वल टू और मोलर इज इक्वल टू। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो इनमें जो दंत सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा। ये ब्रैकेट है और बाहर गुणा में 2 है दोस्तों। अगर छोटे बच्चों में अस्थायी दांतों की बात करें तो इनका दंत सूत्र किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। ये दोस्तों आई कुछ भी नहीं है, ये पहले प्रकार के दांत जो हमने देखे थे इंसाइजर वो है, और ये जो मैंने बटा बटी के रूप में लिख रखा है वो भी मैं आपको समझना है। तो मनुष्य में ये 2 जबड़े हैं, समझना है आपको बस। ये ऊपर वाला जबड़ा है जिसमें दांत इस प्रकार से व्यवस्थित है, और जो नीचे वाला जबड़ा है इसमें दांत इस प्रकार से व्यवस्थित है। ये जो ऊपर वाला आधा जबड़ा है और नीचे वाला आधा जबड़ा है, ये क्या करता है, ये ऊपर वाला आधा जबड़ा और नीचे वाला आधा जबड़ा इस फॉर्म में दांतों की संख्या दंत सूत्र के रूप में लिखी जाती है। अगर हम बात करें अपने दांतों की, तो ये ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, और इसको डबल, इसको यहाँ से अगर हम देखें तो ये आधा ऊपरी वाला और नीचे वाला जबड़ा हो गया, और आधा ऊपर और नीचे वाला जबड़ा इस साइड में हो गया, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दंत सूत्र क्या है, यहाँ पर जो संख्या लिखी जाएगी आधे जबड़े की बात की जाती है दोस्तों। ऊपर जो संख्या लिखी है वो ऊपरी आधे जबड़े वाली संख्या है, और नीचे जो संख्या लिखी है वो निचले आधे जबड़े वाली संख्या है। तो इंसाइजर या कर्तनक दांत जो अस्थायी होते हैं वो ऊपरी आधे जबड़े में कितने होंगे, 2, और निचले आधे जबड़े में कितने होंगे, 2। बात करें कैनाइन की तो ये होते हैं 1 1। प्री मोलर कितने होंगे, ये कुछ भी नहीं होंगे, स्टार्टिंग में प्री मोलर दांत नहीं होंगे दोस्तों। और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। आधे जबड़े की बात हो रही है। अब पूरा जबड़ा कब बनेगा, पूरा जबड़ा कब बनेगा, जब उसे हम 2 से गुणा करेंगे, डबल करेंगे, आधा इधर और आधा इधर 2 से गुणा हो गया दोस्तों, तो पूरा जबड़ा हो गया। नीचे भी 2 से गुणा होगा तो आधा इधर और आधा इधर पूरा हो गया। इसलिए इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके 2 से गुणा किया है, ताकि ये पूरा जबड़ा इसमें सम्मिलित हो जाए, पूरे जबड़े में जो दांत है वो इसमें सम्मिलित हो जाए। इस प्रकार अगर हम अस्थायी दांतों की संख्या अलग अलग देखें तो इंसाइजर कितने हो जाएंगे टोटल, 2 ऊपरी आधे जबड़े में और 2 निचले आधे जबड़े में। अगर हम ऊपरी जबड़े को 2 से गुणा करें तो 4, और निचले जबड़े को भी 2 से गुणा करें तो 4, संख्या कितनी हो गई टोटल 8। बात करें कैनाइन की तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 1 2, 2 और 2 4। प्री मोलर कितने होंगे, 0 होंगे, कुछ भी नहीं होंगे दोस्तों। और मोलर कितने होंगे, मोलर होंगे
2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 8। अब देख लीजिए इनकी संख्या कितनी आ रही है, 20 आ रही होगी। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 20। तो मनुष्य में जो अस्थायी दांत है उनका दंत सूत्र हो गया इस प्रकार, और इनकी संख्या हो गई 20। दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब देखते हैं वयस्क मनुष्य में दांत और दंत सूत्र। तो वयस्क मनुष्य की अगर हम बात करें तो वयस्क मनुष्य में टोटल कितने दांत होंगे, 32 दांत होंगे। टोटल कितने दांत होंगे, 32 दांत होंगे दोस्तों। वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। अब 32 दांतों का दंत सूत्र देखें तो ये हो जाएगा, इसमें क्या परिवर्तन आया आप मैच कर सकते हैं। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो दोस्तों यहां पर कितने हो जाएंगे, 8 के 8 ही रहेंगे। यहां पर क्या परिवर्तन आया, यहां पर भी कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो यहां पर भी दांतों की संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। यहां प्री मोलर में परिवर्तन आया दोस्तों, यहां तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, यहां तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। अर्थात यहां पहले 0 थे, अर्थात जो अस्थायी दांत है उसमें प्री मोलर नहीं होते हैं। अब यहां कितने हो गए, 8 हो गए। और यहां एक एक दांत का परिवर्तन आया है, आधे जबड़े ऊपरी आधे में 1, फिर शेष आधे में 1। तो टोटल कितने दांत बढ़ गए, 4 दांत बढ़ गए। और कितनी हो गई इनकी संख्या, 12। तो इस प्रकार इनका टोटल कितना आ जाएगा, 32। 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32। तो जो वयस्क मनुष्य है उसका दंत सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, और उसमें टोटल दांत ये हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग पूछे कि इंसीजर कितने होते हैं तो बताना है 8। कैनाइन कितने होते हैं तो 4। दोस्तों जो जिन्हें हम अक्ल दाढ़ बोलते हैं वो बाद में आती है। कब आती है, बाद में। ये क्या है, जो मोलर दांत है उनको क्या बोलते हैं हम, अक्ल दाढ़ बोलते हैं। मोलर दांत जो बाद में आए हैं, कितने आए हैं, 4 संख्या में जो 4 आए हैं वो क्या कहलाएंगे, अक्ल दाढ़ कहलाएंगे दोस्तों। और ये क्या है, आजकल सभी में आते नहीं है, क्योंकि अक्ल है नहीं आजकल लोगों में, है ना। अक्ल को तो क्या है, बेच के खा गए लोग। तो ये क्या है, कुछ ही मनुष्य में, या फिर आते हैं लेट आते हैं। इनको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दांत की स्ट्रक्चर की। दोस्तों अगर दांत की संरचना की बात करें तो दांत की स्ट्रक्चर है उसमें उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दांत की एक प्रारूपिक दांत की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है दोस्तों, और इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी भाग है जो हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाएगा, क्राउन कहलाएगा। और सबसे निचला सिरा जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो जबड़ों की अस्थियों में जो गर्त होते हैं उसमें धसा हुआ होता है, वो कौन सा भाग कहलाएगा, मूल वाला भाग कहलाता है। और इन दोनों भागों को जोड़ता है ग्रीवा वाला भाग कहलाएगा। और यहीं पर हमें क्या दिखाई देंगे, वो भाग जो दिखाई देता है मसूड़े वाले भाग कहलाएंगे दोस्तों। ये मसूड़े वाला भाग होता है। ये ऊपर भाग जो हमें दिखाई देता है शिखर कहलाएगा, जिसे क्राउन बोलते हैं। नीचे वाला भाग मूल कहलाएगा। और दोस्तों अगर हम इसमें बात करें भीतर की, भीतर एक और संरचना होती है जिसे बोलते हैं पल्प केविटी। दांत में पल्प केविटी पाई जाती है, और उस पल्प केविटी में क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद होगी, वहां पर दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाएगी,
वहां पर ब्लड सप्लाई होगी तो रक्त वाहिनियां उपस्थित होगी, वहीं पर तंत्रिकाएं मौजूद होती है। तो पल्प केविटी में क्या होंगे, तंत्रिकाएं होंगी, रक्त की सप्लाई होगी और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाएगी। इसलिए जब दांत हिलता है या फिर हमें कभी कभी शीतलता का एहसास होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वहां तंत्रिकाओं और ब्लड सप्लाई जो मौजूद होती है उसकी वजह से होती है दोस्तों। झंझनाहट जो महसूस होती है उसी की वजह से महसूस होती है। और दांत जब हिलते हैं या टूटते हैं तब दर्द होता है, क्या कारण है, वही कारण है कि इसमें क्या है, सप्लाई पाई जाती है, पल्प केविटी के थ्रू सप्लाई होती है। और ये जो ग्रीवा वाला भाग है और मूल वाला भाग है, इसमें बाकी का जो स्पेस रहता है वो एक विशेष पदार्थ द्वारा भरा रहता है, उस पदार्थ को बोलते हैं सीमेंट। जिस प्रकार एक मकान में ईंटों को जोड़ने का काम करती है सीमेंट, उसी तरीके से इस जबड़े वाली अस्थि के गर्त में दांत की मूल को स्थायित्व प्रदान करने का काम करेगी सीमेंट वाला भाग। और जो दांत बना होता है किससे बना होता है, अस्थि समान डेंटिन का बना होता है और उस पर एक परत पाई जाती है, उस परत को बोलते हैं इनेमल। और इनेमल दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर का, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या कहलाता है, इनेमल कहलाएगा दोस्तों। तो दांत की संरचना, इसके कितने भाग पढ़े हमने, शिखर, ग्रीवा और मूल। शिखर 3 भाग है ना, शिखर, ग्रीवा और मूल किसका बना हुआ होता है, डेंटिन का बना हुआ होता है। और दोस्तों इसके ऊपर किसकी परत पाई जाती है, डेंटिन क्या होता है, अस्थि समान होता है, अस्थि समान पदार्थ। और इसमें इसके ऊपर जो परत होती है, इसकी परत क्या कहलाएगी, इस पर परत क्या कहलाएगी, इनेमल कहलाएगी। ये किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या होता है, मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है दोस्तों, कौन, इनेमल। बात करते हैं ग्रीवा की, तो शिखर और मूल को जोड़ने का काम करती है। और इस ग्रीवा वाले भाग को हम देसी भाषा में क्या बोल देते हैं, मसूड़ा। इसके बाद होता है मूल। मूल क्या होती है, स्थायित्व प्रदान करती है दांतों को, धातु को बांधने का काम करती है मूल। और मूल और गर्त के बीच में जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाएगा, सीमेंट कहलाएगा। और इसके बीच में क्या पाई जाती है, पल्प केविटी पाई जाती है, जहां पर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है जो किसका करती है, दांत का निर्माण करती है। और वहीं पर ब्लड सप्लाई होगी, इसलिए ये पार्ट क्या होता है, वेस्कुलर पार्ट होता है। और वहीं पर तंत्रिकाएं होगी, इसलिए कभी कभी हमें झंझनाहट आदि महसूस होते हैं। तो ये था दोस्तों दांत की स्ट्रक्चर के बारे में। इसके डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और मैंने इसके जो मेन पार्ट्स है वो यहाँ पर दिखा दिए। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक दोस्तों। इसके बाद के जो भी पार्ट्स है उनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपनी फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th की तैयारी कर रहा है या फिर नीट की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। नीट की भी डेट घोषित हो गई है, तो मेरा तो आपसे यही कहना रहेगा कि नीट की अगर बायोलॉजी में अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए दोस्तों। वहां से 90% जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो वहीं से आएंगे दोस्तों। तो एनसीईआरटी पे फोकस रहना चाहिए आपका। और मैं जो आपको मैटर दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड मैटर दे रहा हूँ, उसके अलावा भी 10% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।